हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मतदान लगातार जारी है। करीब मतदान का आधा समय करीब हो चुका है खत्म। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है और शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो अगर आप भी अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं अभी तक, तो मतदान केंद्र पर जाकर अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, वोट दीजिए। लोकतंत्र के इस पर्व में आप भी अपना सहयोग दीजिए। बड़ौदा उपचुनाव के लिए लगातार वोटिंग जारी है। इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त, कांग्रेस प्रत्याशी और इनेलो प्रत्याशी के बीच माना जा रहा है। कांग्रेस से इंदुराज नरवाल, जो कि मतदान केंद्रों पर सुबह दौरा करने पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने जीत का दावा किया था। हालांकि योगेश्वर दत्त ने भी वोटिंग के दौरान जीत का दावा किया और उम्मीद जताई कि उन्हें जीत मिलेगी। लेकिन जीत किसको मिलेगी, ये 10 नवंबर को जब मतदान के नतीजे आएंगे, जब काउंटिंग होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो बड़ौदा पर महाकवरेज लगातार जारी है और अब तक के मुताबिक 12:30 बजे तक 26% मतदान हुआ है। बड़ौदा में सुबह से ही लोग मतदान करने के लिए अपने घरों से निकल पड़े। बूथ केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और लोग लगातार अपने बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। अभी भी बूथ केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हमारे संवाददाता मुकेश मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, इस वक्त 1 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया, क्या स्थिति है? क्या वोटरों में वही उत्साह है जो सुबह 7 बजे आपको देखने को मिला था? देखिए, बिल्कुल जैसा कि हम बात करें, सुबह 7 बजे की बात करें, 8 बजे की बात करें, 9 बजे की बात करें, तो जो वहां पे लोगों में उत्साह था अब वो काफी ज्यादा था। तो अनुमान ये लगाया जा रहा था कि हो सकता है 12 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है कम से कम 35 से 40% हो, लेकिन 12 बजे तक की बात करें तो मात्र 25% वोटिंग हुई है। उसके बाद कहीं ना कहीं अभी तमाम जो बड़ौदा के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो गाँव है वो इसमें किसान ज्यादातर रहते हैं और इस समय दोपहर की बात करें, हम 10 से 11 बजे की बात करें तो तमाम जो लोग हैं वो खेतों में अपने काम करने के लिए चले जाते हैं और यही वजह है कि खेतों में काम करने लोग गए हैं और पोलिंग बूथ पे वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है जो पहले था। अभी मैं कटवाल में मौजूद हूँ। बड़ौदा विधानसभा का ये गांव है कटवाल में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, क्योंकि सुबह का जो आंकड़ा बताया जा रहा था कि हो सकता है मत फीसदी कुछ ज्यादा ही बढ़े, लेकिन अभी की जो स्थिति है वो बहुत कम संख्या में लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पोलिंग बूथ है कर्मचारी है, एजेंट है या पुलिसकर्मी है, वो लगातार तैनात है, लोगों से अपील कर रहे हैं। जो लोग घर पे छूट गए हैं उनको से अपील कर रहे हैं जो उनको भी लेकर वोट यहाँ गिरवाने आए। लेकिन अभी जो यहाँ पे माहौल है बिल्कुल शांत सा माहौल है, क्योंकि इस समय लोग के खेतों में जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन उसके बाद जब लोग लौट कर आते हैं तब कहीं ना कहीं जो मत प्रतिशत है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि ये समय 3 से 4 बजे के करीब बताया जा रहा है कि मत प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक की जो स्थिति है वो धीमी स्थिति से चल रही है यहाँ पे वोटिंग। कुछ गाँव ऐसे भी हैं जिस पोलिंग बूथ पे जहाँ पे लोग नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि पुलिसकर्मी की बात करें, हम चुनाव जो अधिकारी हैं उनकी बात करें, वो लोग तो मौजूद थे मौके पर, लेकिन जो मतदाता हैं उनमें कमी देखी गई है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो कटवाल जो हाई स्कूल है वहां पर भी लोगों की तादाद है। हालांकि महिलाओं की बात करें हम, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है या बॉयज है उनकी बात करें तो जो पहली बार वोट डाल रहे हैं उनकी संख्या यहाँ जरूर ज्यादा देखने को मिल रही है, लोगों में उत्साह है। लेकिन हम किसानों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें तो वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे। ज्यादातर सुबह पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद अभी यहाँ पे लोग नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि माना ये जा रहा है कि खेतों में काम करने गए हैं और इसी वजह से, क्योंकि ग्रामीण एरिया है ये, और ऐसे में माना ये जा रहा है जो वोट प्रतिशत है यदि इसी धीमी रफ्तार से रही तो जो पिछली बार की मुकाबले है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि हो सकता है कुछ देर बाद, यानी 3-4 बजे के बाद और कुछ घंटे बाद देखेंगे जो मत प्रतिशत में वृद्धि आएगी, क्योंकि लोगों का कहना है कि कुछ लोग उनके घरों से खेतों में गए हैं,
कुछ लोग कहीं बाहर गए हैं जिनको आने में समय लगेगा, लेकिन जैसे ही वो लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं मत प्रतिशत में वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन हम बात करें बीजेपी जेजेपी के कैंडिडेट योगेश्वर दत्त की या फिर इंदु राज नरवाल की बात करें तो दोनों कैंडिडेट फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार हमारी जनता हमें विधानसभा भेजेगी, चंडीगढ़ भेजेगी। लेकिन जो मत प्रतिशत की बात करें तो वो अभी तक बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। हालांकि लोग आ रहे हैं, लेकिन जो उमंग, जो उत्साह लोगों में सुबह के वक्त देखने को नहीं मिल रहा है। और ज्यादातर इस वक्त वही आ रही हैं, पोलिंग बूथ पे महिलाएं आ रही हैं या फिर जो फर्स्ट टाइम वोटर है लड़कियां, वो सब यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अभी जो बुजुर्ग हैं, चाहे जो अन्य लोग हैं जो खेतों में काम करने गए हैं, वो उनकी तादाद अभी कम देखने को मिल रही है। बिल्कुल मुकेश, ऐसा लग रहा है कि ये लंच टाइम होता है और लोग अपने खेतों से घर में लौटते हैं, फिर खाना खाने के बाद ही वो बाहर निकलते हैं। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि 3 बजे के बाद हो सकता है कि एक बार फिर इसमें वोटिंग में रफ्तार देखने को मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे साथ लगातार कुछ गेस्ट जुड़े हुए हैं, खास करके हम बड़ौदा पर महा कवरेज लगातार मतदान को लेकर कर रहे हैं। हमारे साथ अजय गुलिया जी जो कि जेजेपी के प्रवक्ता है वो जुड़ चुके हैं और सोमवीर आर्य जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अजय गुलिया जी के पास जाएंगे। अजय गुलिया जी, इस बार आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सहयोगी हैं, क्या लगता है इस बार बाजी मार जाएंगे? नहीं, देखिए, हमारा ये मानना है कि हम बड़ौदा के चुनाव को लेकर के पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं जी। बड़ौदा की जनता जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सरकार ने पिछले 1 वर्ष के दौरान काम किए हैं जी, उन कामों पे मोहर लगाएगी और जो हमारा गठबंधन का उम्मीदवार है वो बहुत आसानी से चुनाव में जीतेगा। और ये जीत गठबंधन के प्रत्याशी की नहीं बल्कि बड़ौदा की जनता की होगी। और हमें पूरा विश्वास है कि बड़ौदा की जनता अपना आशीर्वाद वोट के रूप में हमें गठबंधन के उम्मीदवार को जरूर देगी। सोमवीर आर्य जी, आप इस चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं? क्या लगता है इतना आसान है बीजेपी के लिए, बीजेपी जेजेपी गठबंधन के लिए बड़ौदा में? देखिए खालिद जी, ऐसा है कि आसान ना कांग्रेस के लिए है ना बीजेपी के लिए, ना इनेलो के लिए जी। आसान किसी के लिए नहीं है, क्योंकि वहां पे कांटे की टक्कर है। जितना भी मीडिया से, सर्वे से या दूसरे सोर्सेज से जो भी समाचार आ रहे हैं, वहां से सूचनाएं आ रही है जी, उसमें कांटे की टक्कर है। क्योंकि 8-10 दिन पहले आपके टेलीविजन ने जो है ना, आपके चैनल ने दिखाया था सर्वे, उस वक्त 10-15 हजार रुपए का डिफरेंस था। लेकिन उसके बाद जेजेपी और बीजेपी ने काफी रिकवरी करने की कोशिश की और उससे, क्योंकि इनका उस वक्त इलेक्शन स्टार्ट हुआ था जी, तो अब आते आते कांटे की टक्कर बढ़ गई। इसके साथ एक फैक्टर और है, एक फैक्टर दूसरा ये है कि देखिए पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था जी 19 का, उसमें जेजेपी और बीजेपी अलग अलग थे, तो इन दोनों वोटों को अगर मिला दे तो करीब 70,000 वोट बनते हैं। बिल्कुल। और इसका मतलब 30,000 वोट जो जेजेपी के पास थे जी, उन वोटों को बीजेपी में ट्रांसफर करना था। कितना परसेंटेज, कितना वोट वो ट्रांसफर कर पाते हैं, ये इस कैंडिडेट की जो बीजेपी जेजेपी का जो साझा उम्मीदवार है उसकी जीत का एक मापदंड है। सोमवीर जी, जिस तरह से उस चुनाव में आपने देखा कि कुछ जो गुस्सा के तहत ये जो वोट था वो जेजेपी को मिला था जी, लेकिन अब दोनों एक साथ हैं, तो क्या लगता है कि जो नाराजगी पहले थी उसको लेकर जेजेपी को मिला था वो वोट ट्रांसफर हो पाएगा? देखिए खालिद जी, नाराजगी है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लड़े थे। लेकिन इसके साथ में ये कहना चाहता हूँ, कोई पार्टी हो, मैं जेजेपी बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे इंडिविजुअल, यहाँ तक हमारे गाँव में सरपंच और प्रधानों के इलेक्शन उसमें भी होते हैं, कुछ वोट जो है ना वो लीड नेताओं के और उनके पर्सनल होते हैं, और वो वोट जो है ना वो तो उनके पीछे चलते हैं और वो वोट ट्रांसफर करवा देते हैं। तो वही मापदंड आता है कि जेजेपी का जो कोर वोट है दुष्यंत ग्रुप का, जो इनेलो से अलग हुआ, जो उस वक्त 30,000 था, वो वोट जो है वो जो कोर जो उसका अपने व्यक्तिगत और उनके जो फॉलोअर है वो वोट ट्रांसफर हो जाएंगे। अब आपकी सर्वे को अगर ये संभावनाएं देखिए, आज हम संभावना की बात करते हैं, 10 से रिजल्ट आएगा, उससे पहले हम संभावना की बात कर सकते हैं, क्या हो सकता है, या पिछला कोई वो है या कोई आपकी सर्वे के। कांग्रेस से कांग्रेस प्रवक्ता ओम प्रकाश डावला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डावला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी आप सबका। जी, अब आपसे भी एक सवाल है,
आप जब जुड़ गए हैं तो मैं सोचा कि आपसे ही फिर शुरुआत कर लेते हैं। सवाल यह है सर कि क्या चौथी बार आप इतिहास रचने में कामयाब हो पाएंगे? जी जरूर, हम चौथी बार इतिहास रचेंगे, क्योंकि वहां की जनता इस सरकार से छुटकारा चाहती है, क्योंकि इस सरकार ने अपने पिछले 6 वर्ष के दौरान बड़ौदा हलके में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि वो वहां से वोट प्राप्त कर सके। इसलिए बड़ौदा की जनता समझदार हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो बड़ौदा हलके का विकास कर सकती है, और उसने पिछले अपने 10 साल के कार्यकाल में भी बहुत अच्छे कार्य किए थे। चाहे उसमें महिला फूड सिंह विश्वविद्यालय हो, चाहे गांव में और अन्य कार्य हो, गलियों का काम हो, पानी का सिस्टम हो, सभी कार्य कांग्रेस के राज में हुए थे। आज ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो 6 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार ने वहां की है। चलिए, जेजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। इसमें अजय गुलिया जी, कितना ओम प्रकाश डावला जी के दावे में दम है? कह रहे हैं कि कांग्रेस ही बड़ौदा में विकास कर सकती है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब ये लोग सत्ता में थे जी, तो इन्होंने किसानों का भला किस प्रकार से किया वो मैं बता देना चाहता हूं। किसानों को 2-2 रुपए के, 3-3 रुपए के, और यहां तक कि एक विधवा बहन को मुआवजे के रूप में 6 रुपए का चेक इन्होंने देने का काम किया था। ये मेरे कहने की बात नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड की बात है, जिसको ना ये झुठला सकते हैं, ना कोई और कांग्रेस का दिग्गज नेता इस बात को झुठला सकता है। आज ये चिल्ला रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से किसान का ये भला हो सकता था जी। अरे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो उस कमेटी के, उस मुख्यमंत्री की कमेटियों के चेयरमैन थे जिसको इसको लागू कराना था। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे और केंद्र में सरदार मनमोहन सिंह यूपीए के सरकार के मुखिया, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे जी। और रिपोर्ट तो 2007 में आ गई थी। इन्होंने क्यों नहीं उसको लागू किया ताकि किसान को भला हो सकता था? क्यों 7-8 वर्ष किसान को पीछे धकेलने का इन्होंने काम किया? अगर ये मानते हैं कि उससे किसान का इतना भला था तो क्यों इस रिपोर्ट को इन्होंने दबाने का काम किया? अगर उस वक्त लागू हो जाती तो किसान की स्थिति जो दिन पर दिन बदतर हो रही थी उसी वक्त रुकती और बेहतरी की तरफ बढ़ती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज जवाब देना क्यों नहीं किया था? और ये मुझे ये बता दें, गुलिया जी ओम प्रकाश जी से जवाब ले लेते हैं। ओम प्रकाश जी 6 रुपए के चेक से, गुलिया जी ओम प्रकाश जी से जवाब लेते हैं। ओम प्रकाश जी बताइए कि क्यों स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को आप लोगों ने दबा के रखी, क्या कारण था? देखिए, हमने कोई रिपोर्ट को दबा के नहीं रखा। इनका अभी 6 साल से राज है, क्यों नहीं लागू कर रहे? ये एमएसपी क्यों नहीं दे रहे? एमएसपी दे रहे हैं तो उसमें लिख के क्यों नहीं दे रहे गारंटी? इनको किसानों का कोई भला नहीं करना, इन्होंने सिर्फ अपनी बातें करनी है। और किसानों का सच्चा हितैषी तो कांग्रेस पार्टी है। पिछले कांग्रेस के 10 साल के राज में किसानों की हर फसल, चाहे वो जीरी हो चाहे और फसलें हो, सही फसलों का दाम मिला है और एमएसपी भी बढ़ाया गया है। चलिए, अजय जी कुछ कहेंगे? जी देखिए, लिख करके तो कांग्रेस वालों ने इस देश को इमरजेंसी दी थी, लिख करके तो इन्होंने देश को इमरजेंसी दी थी। और मैं दूसरी चीज, एक चीज और कहना चाहता हूँ। देखिए खालिद भाई, हम तथ्यों पर, हम फैक्ट्स पर, हम फिगर्स पर बात करें। ये चुनावी भाषण अब खत्म, चुनाव खत्म, अब हमें फैक्ट्स पर, फिगर्स पर बात करें। बिल्कुल फैक्ट्स पे ही बात होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम दर्शक और जो जनता उसको भी पता चले कि सच्चाई क्या है। ठीक है सर, बोलिए। मैं आपको ईयर वाइज बता सकता हूं कि इन्होंने जब भी एमएसपी दिया एक बारी, देखिए हम आज सत्ता में हैं, इस बात को स्वयं स्वीकार भी करते हैं, 1 वर्ष ऐसा हुआ था कि बाहर कुछ प्रतिबंध और फसल खराब हो जाने की वजह से हमारी जीरी का रेट बढ़ा था, विदेशों में इंपोर्ट मांग ज्यादा होने की वजह से। अन्यथा मैं सारे कांग्रेसियों को चुनौती देता हूं कि किसी भी वर्ष
इनके कार्यकाल के दौरान ये मुझे ये बताने का काम करें कि इन्होंने इतना ज्यादा बढ़ा करके 1.5 या 2 गुना एमएसपी जीरिका देने का अगर काम किया हो तो वो एक मार्केट सिचुएशन थी, उसको भी हम शायद स्वीकार करते हैं। लेकिन ये मुझे ये बताएं कि किसी भी वर्ष इन्होंने 1.5 या 2 गुना जीरिका रेट अगर एमएसपी के अंदर दिया हो तो ये मुझे बताने का काम करें। ये सिर्फ चैनल पर बैठ करके आंख में आंख डाल करके झूठ बोलने वाले लोग हैं और ये बार बार लिख करके कहते हैं ना, लिख करके तो इन्होंने इस देश को इमरजेंसी दी थी, लिख करके तो इन्होंने किसान को गर्त में धकेलने का काम किया था, लिख करके तो इन्होंने कश्मीर के ऊपर एक अलग से आर्टिकल दे करके देश से अलग करने का काम किया था, लिख करके तो इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी लिखी थी। ये लोग तो आप समझे इस बात को, जब भी किसान हित की बात होगी ये सिर्फ बातें करेंगे, अगर कोई कानून बनाने की बात होगी, इस प्रकार से बात होगी तो ये कानून नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम इस बारे में ओम प्रकाश जी से ही जान लेते हैं। ओम प्रकाश जी, ये जो आरोप लग रहे हैं आप पर, क्या कहेंगे आप, जवाब देंगे इस पर गुलिया जी का? देखिए, ये बिल्कुल आरोप झूठे लगा रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी ने 2004 के अंदर सत्ता संभाली और उसके बाद जो गेहूं का प्राइस था वो 625 रुपए था, और जब 10 साल का राज आया तो उसमें गेहूं का भाव 1400 रुपए तक चले गए थे कांग्रेस राज में। तो ये किसने बढ़ाए हैं, कितने % बढ़े हैं? ये दुगने बढ़े हैं या 3 गुना बढ़े हैं? इनसे पूछना जी। अच्छा, अब मैं सुंदर जी के पास जाना चाहूंगा। सुंदर जी, ओम प्रकाश जी, 1 मिनट। भाव अच्छा दिया है, चाहे वो जीरी का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे गन्ने का भाव हो। ठीक है। सुंदर जी, दोनों ही पार्टियां किसान हितैषी होने का दावा कर रही हैं। आपको क्या लगता है कौन किसानों का सबसे बड़ा हितैषी है? दावे तो दोनों तरफ से हो रहे हैं। देखिए खाली जी, मैं बताता हूँ, किसानों का हितैषी असल में पूछो तो कोई भी नहीं है। अब ये देखना है कि इसने कितना बड़ा नुकसान किया है, इस जो कम्युनिटी है, इस समाज को कितने लोगों ने इसको पीछे हटाया, कितना उनको दबाया। 1 मिनट सुंदर जी, आपको रोकना चाहिए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी हुई। 1 बजे तक 34.67% मतदान हुआ है। अभी तक बड़ौदा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और 1 बजे तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें 34.67% मतदान हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बड़ौदा से, 1 बजे तक 34.67% मतदान। लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। 12:30 बजे तक हमने आपको 26% बताया था, लेकिन 1 बजे तक का जो आंकड़ा आया है उसमें काफी उछाल देखने को मिल रहा है और 34.67% मतदान हुआ है बड़ौदा में। 1 बजे तक का यह आंकड़ा आपके सामने, आपके टीवी स्क्रीन पे हम रख रहे हैं। 1 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 34.67% है। लगातार सुबह से वोटिंग हो रही है और लोग अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज भी आपसे अपील करता है कि आप इस लोकतंत्र के पर्व में अपना सहयोग दें और अगर आप तक अपने वोट नहीं किया होगा तो आप घर से निकलिए और मतदान केंद्र पहुंचिए, जहां जाकर आप अपने वोटों का इस्तेमाल कीजिए। तो 1 बजे तक का जो आंकड़ा आपके सामने है वो ये है कि 34.67% मतदान हुआ है बड़ौदा में अब तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ौदा में लगातार मतदान प्रतिशत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 12:30 बजे तक हमने 26% आपको बताया था, लेकिन अब 1 बजे तक का यह आंकड़ा है जो 34.67% है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार सुबह 7 बजे से जारी है और शाम को 6 बजे तक मतदान होंगे। तो हमारे साथ हमारे सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सीधे अब रुख करना चाहूंगा, विजेंद्र नेहरा प्रवक्ता बीजेपी के हैं, उनसे अभी सवाल ले लेते हैं। विजेंद्र जी, क्या लगता है बड़ौदा के बंजर सियासी जमीन पर कमल खिला पाएंगे इस बार? देखिए खालिद जी, मैं स्वयं बड़ौदा में लगभग 1 वीक लगा के आया हूँ, 1 सप्ताह रह के आया हूँ जी, और मैंने वहां पे खालिद जी देखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, हमारे पहलवान
योगेश्वर दत्त जी जो जेजेपी और बीजेपी के जो गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी हैं जी, उनके प्रति किस तरह से एक वहां के लोगों में एक जोश है, उत्साह है। और क्योंकि बड़ौदा जो हल्का है वो खालिद जी पूरी तरह से ग्रामीण है और वहां पे हर गांव के अंदर बहुत बड़ी संख्या में खिलाड़ी हैं और युवा जो खिलाड़ी हैं वो ही मतदान का रुख बदलते हैं। वो जहां चाहे, आज की डेट में देखिए परंपराएं बदल चुकी हैं। पहले घर का बुजुर्ग जहां कहता था उनकी वोटिंग पूरे परिवार की वहीं होती थी खालिद जी। आज जो घर का समझदार युवा है, खिलाड़ी है, जब वो माता पिता अपने बुजुर्गों से कहता है कि हमारे कहने से एक ईमानदार सरकार के लिए और हमारी योग्यता से हमें नौकरी मिले इसलिए आप वोटिंग करें, विकास को देखकर आप वोटिंग करें, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को एक प्रचंड जीत यहाँ पे मिलने वाली है और बाकी सबकी जमानत जब्त होने वाली है। खालिद जी, आप सबको ध्यान होगा कि जब जींद का उपचुनाव हो रहा था तब भी हम ऐसी ही बात करते थे और हमारे कांग्रेसी मित्र तब भी बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे। लेकिन देखो हमने कहा था हमारा छोटा सा कार्यकर्ता इनके बड़े बड़े सूरमा को हराने का काम करेगा। रणदीप सुरजेवाला जमानत मुश्किल से बचा पाए थे, कितनी बुरी तरह से उनको हार मिली थी। और इसी तरह से वहां पे हमारे जो छोटे से कार्यकर्ता थे कृष्ण मिड्डा जी, उन्होंने उनको हराया था। इसी तरह से यहाँ पे योगेश्वर जी की बहुत बड़ी जीत होगी और जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उन्होंने मेहनत की है, सभी नेताओं ने जो मेहनत की है उनकी मेहनत पूरी तरह से सफल रहेगी जी। और कांग्रेस पार्टी के जिस तरह से अभी मेरे मित्र बात कर रहे थे खालिद जी, मेरा तो एक सवाल है, बड़ा सिंपल इनसे सवाल है, अगर जवाब ये पूरे जीवन भर उसका ढूंढ के देते तो मेरी गारंटी है। इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं, देश की 70 साल की आजादी में लगभग 60 साल हम कांग्रेस का राज मान लेते हैं जी। 2014 तक इन्होंने जो गेहूं का और जो मोटा धान जिसको चावल कहते हैं उसकी एमएसपी जब हमारी सरकार आई थी 2014 में खालिद जी, तो उसका एमएसपी था 1400 रुपए जी। और हमारी सरकार ने आने के बाद में आज हम गेहूं का रेट की अगर बात करें खालिद जी तो 50 रुपए अभी बढ़ाए हैं, 1975 रुपए प्रति क्विंटल का रेट हो गया है आज गेहूं का। और अगर धान की हम बात करें तो 1888 रुपए का जो एमएसपी है मोटे चावल का, उसको हम लगा के बात करें तो मोटा मोटी 600 रुपए हमने इन 6 साल के अंदर बढ़ाने का काम किया है। अगर मैं सवाल करता हूं कांग्रेसी मित्र से और खालिद जी आपके माध्यम से कि अगर 7 साल के अंदर ये 100 रुपए भी प्रतिवर्ष बढ़ा देते तो आज गेहूं की और चावल की एमएसपी 6000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से होती। तो क्या किसानों के साथ इन्होंने अन्याय नहीं किया? क्या चलिए, तो ओम प्रकाश जी से ये जवाब ले लेते हैं। ओम प्रकाश जी, आपने अगर बढ़ाया होता, अगर आपने एमएसपी, इनका आरोप है कि आपने एमएसपी नहीं बढ़ाया जिसकी वजह से आज किसानों की हालत है, क्या इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब 2004 के अंदर कांग्रेस ने सत्ता संभाली उस टाइम गेहूं का भाव 625 था और जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्ता संभाली के बाद गेहूं का भाव 1475 रुपए तक हो गया था। तो हमने तो लगातार डबल पे डबल भाव बढ़ाया है कांग्रेस राज ने, और जीर का भाव बढ़ाया, धान का भाव बढ़ाया, गन्ने का भाव बढ़ाया, हमने तो भाव बढ़ाया। और मैं कहना चाहूंगा कि पिछली बार ये कह रहे हैं कि हमारे योगेश्वर जी जीतेंगे, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो पिछली बार बूढ़े व्यक्ति शेर थे वो बूढ़े शेर ने जवान पहलवान को हराया और अब की बार तो हमारे पास एक जवान और ग्रामीण क्षेत्र पृष्ठभूमि से एक कार्यकर्ता है, वो एक छोटा सा कार्यकर्ता ही इनके पहलवान को चित करेगा, क्योंकि वहाँ इन्होंने 6 वर्ष के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि वो वहाँ वोट मांग सके। पर विधायक तो वहाँ की जनता विधायक आपके थे, विकास की जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती थी। ओम प्रकाश जी 2009 से लगातार आपके विधायक रहे हैं, तो विकास की जिम्मेदारी तो आपकी भी है, फिर बड़ौदा विकास में क्यों पिछड़ गया? हमने वहाँ पर काम किया है, वहाँ पर पिछड़ कैसे गया जी? वहाँ काम हुए हैं, स्कूल अपग्रेडेशन हुए हैं, अस्पताल बने हैं और यूनिवर्सिटी बनी है, काम तो वहाँ बहुत ज्यादा किए हैं जी। इन्होंने बताओ ना कौन सा काम किया है? आज तक कोई भी विश्वविद्यालय खोला हो, कोई स्कूल अपग्रेडेशन किया हो, कि वाटर वर्क्स का किसी का उद्घाटन किया हो, काम शुरू किया हो, कोई तो चीज बताइए। अब ये चुनाव को देख करके और 2 महीने में वहाँ कुछ करने की घोषणा कर रहे हैं, तो इनको कौन मानेगा? नेहरा जी जवाब दीजिए। मेरी बातों का जनता समझ चुकी है कि हमारा विकास तो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, इसलिए यहाँ के मतदाता निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त देंगे और इनकी जमानत जब्त होगी। सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। देखिए खालिद जी, सबसे पहले तो मेरे जो साथी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के जी, इनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं। अरे भैया, जब 60 साल कांग्रेस का राज रहा है
और किसानों को उचित एमएसपी नहीं मिला तो जिम्मेदार कोई क्या उसके लिए भी भाजपा है क्या? जब 60 साल राज आपका रहा है, आपने 100 रुपए प्रतिवर्ष भी नहीं बढ़ाया, और अगर आपने 100 रुपए ओम प्रकाश जी प्रतिवर्ष बढ़ा दिया होता तो आज गेहूं और धान की एमएसपी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से होती, और आज है कितनी? हमने उसको जाके लगभग 2,000 के आसपास किया है। आप लोग 2014 में 14,000 रुपए छूट के गए थे। ये तो मैं खाली जी वो बता रहा हूँ जिनपे हमने कम से कम बढ़ाया है। जो कपास की फसलें हैं, जो सरसों है, जो मूंग है, जो दाल है, उन पे तो हमने 2,000 से 3,000 तक बढ़ाया। हम बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे पे तो हमने इन 5-6 साल में 1,000 रुपए तक बढ़ाए हैं। आज 2150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरा बिकता है हरियाणा प्रदेश के अंदर। और पंजाब और जो राजस्थान कांग्रेस के राज्य हैं, वहां पे 1,000 और 1,200 के रेट में बिक रहा है बाजरा। आप ये बताइए, अगर ये इतना ही रेट देने वाले हैं तो पंजाब और राजस्थान में क्यों नहीं रेट देते? वहां कांग्रेस की सरकार है। आप मुझे बताइए कि आज 8% का ये मार्केट फीस लेते हैं पंजाब के अंदर किसान से, उसको लूटने का काम करते हैं, खतोड़ने का काम करते हैं, पर हमारी सरकार ने 1% मार्केट फीस कर दिया यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर। क्या बात कर रहे हैं आप? और आप मुझे बताइए ओम प्रकाश जी, खालिद जी, आपके माध्यम से मैं सवाल करता हूँ जी कि जब कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी 2006 में इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की एक कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट स्वामीनाथन जी ने जब दी थी तो ये 10 साल में भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को लागू क्यों नहीं कर पाए? आप मुझे बताइए, माफी मांगेंगे देश से? आपको कांग्रेस ने शर्म आनी चाहिए। 10 साल के अंदर एक भी स्वामीनाथन की रिपोर्ट को आप लागू नहीं कर पाए। और हुड्डा कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जो मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी, हुड्डा जी तो खुद अपनी कमेटी की सिफारिशों को मुख्यमंत्री रहकर लागू नहीं कर पाए। आज हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संसद के अंदर खड़ा होकर जहां कोई भी बात अगर बोली जाती है तो प्रूफ के साथ, और जो बोलने के साथ ही रिकॉर्डेड हो जाती है, उसको डॉक्यूमेंट्री रूप से प्रूफ माना जाता है। ऑन रिकॉर्ड ये चीज बोली है, और अगर वहां पे कोई गलत बोलता है खालिद जी तो अवमानना का नोटिस देके वहां से सदस्यता जा सकती है उसकी। इसलिए उन्होंने 100% सच्चाई के साथ डंके की चोट पे ये बोला है कि स्वामीनाथन जी ने जो 301 अनुशंसाएं और सिफारिश की थी, उनमें से 300 सिफारिशों को लागू करने का अगर काम ऐतिहासिक रूप से किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। और मैं आपको प्रूफ बता सकता हूं इसका। मैं आपको इसका प्रूफ ये बताऊं कि स्वामीनाथन जी ने स्वयं 2017 में ट्वीट करके ये कहा है कि मेरी सिफारिशों को अगर सच में किसी ने लागू किया है तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया है। इसमें कोई लाग लपेट ना रहे, क्योंकि स्वामीनाथन जी ने खुद ने पुष्टि कर दी है कि मेरी रिपोर्टों को लागू भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आप लोगों को तो कांग्रेसियों को तो कहीं चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। और जहां तक इन्होंने बात करी है बड़ौदा की, मैं खालिद जी डिबेट में बैठता था उस समय भी जब जींद का उपचुनाव हो रहा था। ये कांग्रेसी बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे, और ये हारने के बाद डिबेट में दिखाई नहीं देंगे आपको। इनके ये कहीं जाके छिप जाएंगे और उनके जो भालू चलिए सर, हार जीत का तो पता 10 नवंबर को चलेगा, लेकिन साथ ही हम सोमवीर आर्या जी से भी जान लेते हैं कि आप अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि किसानों को लेकर दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं कि वो किसानों के हितैषी हैं और वो किसानों के हितैषी है, लेकिन सही मायनों में क्या किसानों के साथ इंसाफ हो पाया है? क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां किसान काफी अहम माने जाते हैं। देखिए खालिद जी, किसानों के साथ कभी न्याय नहीं हुआ, और जितना भी जो भी पार्टी जितने भी पावर में रही है, जिसने शासन किया, वो उतने ही परसेंटेज में, एक तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो किसानों के साथ अन्याय हुआ है, जो इनको पीछे धक्के लगा है, जो जहां थे उससे भी ज्यादा गरीब हुए हैं ये, इनको अपनी कीमत माल नहीं मिला, कोई कीमत नहीं मिलती, इनके हालत सुसाइड तक का नौबत आती है, ये उतनी परसेंटेज। लेकिन ये 3 कृषि कानून जो बने हैं उससे तो किसानों को फायदा होगा। हाँ, एक सेकंड, तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ उतनी ही ये जिम्मेवार है जितने लोगों इन्होंने शासन किया, इसमें सारे के सारे जिम्मेवार है। पहले कांग्रेस सबसे ज्यादा जिम्मेवार है, बीच में 3 साल 77 से 80 तक जिसमें देवीलाल चरण सिंह भी पावर में थे, और उसके बाद वीपी सिंह की सरकार भी है, उसके बाद बीजेपी ने 5 साल शासन किया है। तो इन्होंने जितना भी जिसका भी जो शासन में भाग गया उतने ही ये मैं तो ये कहता हूँ कि एक तरह से कि अपराधी हैं ये इसके किसान के। अब आप आज ये जो एमएसपी बढ़ा दी, हमने ये कर दिया। देखिए मैं एक डाटा बताता हूँ, इसमें कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड आप गूगल पर चेक कर लीजिए। 1980 में गेहूं की जो एमएसपी थी वो 70 रुपए थी जी, और जो 2014 आ गई, 14 में एमएसपी 1450 रुपए हुई। तो आप ये समझ लीजिए कि 2080 से 14 में 34 साल में कितना बढ़ा, 19 गुना जी। यानी गेहूं जो 1 रुपए का बिकता था उसका 19 गुना कीमत बढ़ी
और 36 साल में जी। और एक एम्प्लॉय की देख लीजिए, एक टीचर है या क्लास 4th का एम्प्लॉय है, उसकी 200 से 250 गुना तक सैलरी बढ़ी। आप असेस कर लीजिए, आपको मैं भेज दूंगा जिसको शक हो इस बात में जी। तो कहना ये मैं चाह रहा हूं कि किसान के साथ तो हर एक ने अत्याचार किया है। 2014 तक कांग्रेस को तो बोलने का कोई हक ही नहीं है किसान के बारे में कि किसान का भी उसने क्या 70 साल तक ये बैठे रहे और किसान की आज ये हालत है कि किसान को सुसाइड करना पड़ता है। वो अपने प्रॉपर्टी का मालिक है, उसने जमीन को बेचना है, जोड़ना है, सब कुछ होते हुए भी आज उसकी ये हालत है कि उसके बच्चे प्रॉपर पढ़ नहीं पाते, उसके घर में आटा नहीं मिलता। कई बार बड़ी समस्याएं आती हैं, सामाजिक समस्याएं, ऊपर की समस्याएं, प्राकृतिक समस्याएं, उनका कभी इन्होंने कभी छोड़ दिया। अब आज 2014 के बाद अब बीजेपी के प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूं, ठीक है आप आंकड़ा दे रहे हो और एक महंगाई का जमाना है, ये सफिशिएंट नहीं है नारा साहब, इससे किसान का चलने वाला नहीं है। 1400-1500 से आपने 6 साल में अगर 400-500 रुपये बढ़ा दिया। आप जो है ना, ये जो स्वामीनाथन के आयोग के लिए इतना वो संघर्ष करते थे, आपके नेताओं को मैंने देखा है पानी में खड़े बगैर कपड़े पहने। आप मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उसको लागू कीजिए। आप खुद कह रहे हो 6000 होनी चाहिए, आज आप कैलकुलेट करके देख लिए ना, फिर आप डिबेट में आ जाना। आज गेहूं की एमएसपी 6000 होनी चाहिए, वो कीजिए, तब हम माने। तब कांग्रेस को जो आप कह रहे हो कि भाई इन्होंने कुछ नहीं किया, तब आपकी बात माने कि हाँ बीजेपी ने किया। ठीक है, नेहरा जी जवाब दीजिए। मानता हूं थोड़ा सा। अब आप आजिए इस कृषि बिल पे। जी जी मैं अब बताना चाहूंगा, जवाब ले लेते हैं तो अभी जो हमारे जो पत्रकार, मैं क्योंकि स्क्रीन पे देख नहीं पा रहा हूँ जी, तो सोमवीर आर्य जी हैं। हाँ, आर्य जी ने देखिए सारी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन आर्य जी मैंने जो एक मोटा मोटी जो फिगर बताई है वो कुछ गेहूं और चावल पे बताई है। 6 साल में 600 रुपए के आसपास जो हमारी सरकार ने बढ़ाए हैं जी। बाकी जो आर्य जी जो बाकी फसलें हैं उन पे तो हमने बहुत ज्यादा पैसे बढ़ाए हैं, 3000 रुपए से लेके और 5000 रुपए तक हमने इन 6 साल के अंदर बढ़ाने का काम किया है। दूसरा जो उन्होंने कहा कि लागत अभी 6000 रुपए, देखिए आर्य जी आज फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य हमने देने का काम किया है। जो एमएसपी हम तय कर रहे हैं, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पे जो एमएसपी तय हुई है, आज गेहूं जो रबी की फसलों की एमएसपी की घोषणा सरकार ने पीछे की थी, उसके अंदर फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य हमने तय किया है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आर्य जी देखिए एक ही टारगेट है, 2022 तक किसान की जो फसल है उसकी आमदनी को डबल करना। अभी जो 3 कृषि कानून हम लेके आए हैं वो भी उसी रास्ते पे चलने के लिए है, क्योंकि हम देखिए आर्य जी अगर पुराने ढर्रे पे चलेंगे, आप तो बहुत अच्छे कृषि के जानकार मुझे लग रहे हैं, अगर पुराने ढर्रे पे आर्य जी हम लोग चलेंगे तो क्या किसान की आमदनी को हम कभी भी बढ़ा पाएंगे? जैसे अभी आपने आंकड़ा दिया, मैं आपके आंकड़े मान के अगर चलूं तो आपने बोला कि बहुत कम 1980 से लेकर अभी तक किसान की जो आमदनी वो बढ़ पाई है। तो क्या हम पुराने आधार पर ही किसान को आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते पुराने आधार पर, हमें नए विकल्प तलाशने पड़ेंगे। और खुद कांग्रेस पार्टी ने 2019 के मैनिफेस्टो में ये कहा हुआ है कि वो किसान को डायरेक्ट मार्केटिंग करने का रास्ता दिखाएंगे। और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, खालिद जी, उन्होंने अभी रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ने दावा किया था कि 2007 में मैं डायरेक्ट मार्केटिंग लेके आया था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हरियाणा में मैं लेके आया था। अरे जब आप खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाने की बात कर रहे हैं, आपके दीपेंद्र हुड्डा जी, कपिल सिब्बल जी, आपके सारे नेता लोकसभा में खड़े होकर के ये कह रहे हैं जो किसान है उनको इस तरह से मार्केटिंग का रास्ता मिलना चाहिए, आज उसी कानून का आप विरोध कर रहे हैं। ये कानून क्या है? देखिए खालिद जी मैं बताना चाहूंगा, लेकिन नेहरा जी जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस ये कानून लाने के पक्ष में थी, तो आप लोग डिफेंड नहीं कर पाए, ऐसा लगता है जैसे कि कानून आने के बाद से जैसा डिफेंड होना चाहिए था या बचाव होना चाहिए था कानून को लेकर। देखिए खालिद जी, क्योंकि कोरोना महामारी का ये समय था, ये वैश्विक महामारी थी और हम लोग क्योंकि डायरेक्ट टच में जाके ज्यादा गैदरिंग करके भीड़ इकट्ठी करके लोगों को नहीं बता सकते थे, इसलिए मैं जरूर मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कानून जब आए उसके प्रचार के लिए जो जाना चाहिए था, अगर ये कोरोना की बीमारी नहीं होती तो हम निश्चित रूप से गाँवों में हम जाते किसानों के बीच में उनको बताते, लेकिन हमने भी क्योंकि इस कानून को लेकर किसानों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई बहुत जगह, जो आप पॉजिटिव चीजें इसकी थी वो सही से नहीं रख पाए लगता है, इसीलिए किसान काफी आक्रोशित रहे और बाद में सीएम को यह कहना पड़ा कि अगर मंडी और एमएसपी खत्म होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। यहां तक बात आ गई, मतलब कि कहीं ना कहीं जो पहले बात होनी चाहिए थी किसानों को लेकर स्थिति साफ करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाए आप लोग। देखिए खालिद जी, ये जो अध्यादेश है 5 जून को भारत सरकार को तीनों अध्यादेशों को, उसके बाद जून 3 महीने बड़ा शांति से सब कुछ रहा, किसान बड़े खुश थे, प्रसन्न थे, पूरे देश के अंदर लड्डू बांट रहे थे। इसको लगा कि भैया हमारी एक बहुत पुरानी मांग थी जो चौधरी छोटू राम और चौधरी देवीलाल जैसे नेता भी करते थे, किसी को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो फसल का दाम खुद तय कर सके।
चलिए तो आपको रोकेंगे। सुखवंत सिंह भी चाहिए। हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सुखवंत जी आपका स्वागत है और साथ में आपसे सवाल भी है कि ये चुनाव इनेलो की राजनीतिक जो बढ़ता प्रभाव है उसका पैमाना भी तय करेगा। क्या लगता है इस उपचुनाव में इनेलो अपने आप को कहां देखती है? देखो खालिद भाई, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, मेरे बड़े भाई सोमवीर आर्य को नमस्कार। अब इनेलो का मैं कल भी आपके यहाँ की डिबेट में था जी, और अभी बीजेपी के प्रवक्ता साथी भी किसान की बात कह रहे थे और कांग्रेस के प्रवक्ता साथी भी या तो कह दी होगी उन्होंने या वो कहेंगे जी कि हमने किसानों के लिए चांद तारे तोड़ की बात जी जी। अब खालिद भाई, अगर किसान और उसकी दुर्गति की बात चलेगी जी तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर चलेगी। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि कृषि जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है और मैं बार बार कहता हूं कि केंद्र की यूनियन गवर्नमेंट जो कुछ भी ऊपर बनाएगी वो ऊपर रहेगा और यही वजह है कि इन कानूनों का सबसे सर अभी कृषि कानून को छोड़ते हैं ना, हम बड़ौदा की बात कर रहे हैं। बड़ौदा में बताइए कि इनेलो की क्या स्थिति है इस बार? जजपा जो है बीजेपी के साथ खड़ी है और आप जो है उसके विरोध में है, तो क्या लगता है आपको कि जजपा जो है अपना वोट भाजपा को ट्रांसफर कर पाएगी या उसका फायदा आपको मिलेगा? मैं खालिद भाई वहीं आ रहा था जी। जहां तक आपने जो सवाल किया, जजपा का जो वोट बैंक था वो बीजेपी का वोट बैंक था, वो इनेलो की बैकग्राउंड का वोट बैंक था, वो चौधरी देवीलाल की विचारधाराओं से प्रभावित लोग थे। वो बीजेपी के पास जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा नहीं होता, वो कांग्रेस के पास भी नहीं जा सकते वो वापस, क्योंकि इन लोगों ने पिछले विधानसभा के चुनाव में एक वातावरण ये बना दिया था और एक छदम वातावरण बना करके दुष्प्रचार करके लोगों को बहका लिया था, जो लोग अब समझ चुके हैं किस प्रकार वो निश्चित रूप से इनेलो के पास आएगा और ना केवल वो आएगा, उसके अतिरिक्त भी आएगा। अब मैं उसी बात पे लौटता हूं, आपने कृषि, क्योंकि अब इस चुनाव में, बड़ौदा के चुनाव में जो कृषि 3 कानून है वो अहम मुद्दा है जी। और मैं ये कह रहा था आपको कि अगर इन किसान और उसकी दुर्गति की बात चलेगी तो बीजेपी पर नहीं कांग्रेस पर भी बात आएगी। किसान ये डिस्कस करने लगे हैं कि आप उनकी दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन है, केवल बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। यह बात सत्य है कि बीजेपी ने उस स्थिति को, उनकी दुर्गति करने की जो गति थी उसको दुगना कर दिया, लेकिन वो एक गति पहले भी थी जो कांग्रेस ने भी की थी। और ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो बड़ौदा के जो वोटर हैं, जो बहुतायत में किसान समाज से हैं, वो लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आप देखेंगे कि ये सब जो सर्वे हैं इन चीजों को बता करके और इनेलो को वोट देंगे, क्योंकि इनेलो को इसलिए वोट देंगे कि हमने चौधरी अभय सिंह चौटाला ने आवाज उठाई सड़क से लेकर विधानसभा तक। दूसरी बात यह है कि मैं आपके मंच के माध्यम से बड़ौदा के वोटर से यह भी अपील करना चाहूंगा कि देखो, चुनाव अपनी जगह आता जाता रहता है, सब लोग शांतिपूर्वक तरीके से इस चीज को, इस लोकतंत्र के महापर्व को मनाएं और अपना जहां भी उन्होंने देना हो, जिस प्रकार से भी किसान गांव ग्रामीण के अंचल की हितार्थ जो उनको नीतियां दिखती हो जिस दल की भी, उसको वोट दें। और इसी अपील के माध्यम से निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि बड़ौदा का चुनाव इनेलो की तरफ लौटेगा। अजय गुलिया जी, सुखवंत जी कह रहे हैं कि आपका जो पहले का वोट बैंक था वो इनके तरफ शिफ्ट होगा, क्या सही है ये? और अगर शिफ्ट हो गया तो फिर क्या होगा बीजेपी जेजेपी का? देखिए खालिद भाई, मैं ये कह रहा हूं कि इनका वोटर था ही नहीं, वो चौधरी देवलाल का वोटर था। लीजिए, ये तो और बड़ी बात हो गई, ये कह रहे हैं कि आपका वोटर ही नहीं था कोई वहां पे। अजय जी, नहीं मैं नहीं लूंगा। देखिए, एक हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत ही सम्मानित नेता है जी, बोलिए। और मैं क्या, हरियाणा प्रदेश के लगभग सभी व्यक्ति उनका तो लगता है अजय गुलिया जी हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन नेहरा जी से ही इस पे जवाब ले लेते हैं। नेहरा जी, कितना लगता है आपको जो सुखवंत जी कह रहे हैं कि जो जेजेपी का जो वोट बैंक था वो आपके तरफ ना जाके इनके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये इनका वोट बैंक है? अगर ऐसा होता है तो फिर मुश्किल हो सकती है आपके लिए। खालिद जी, सुखवंत जी हमारे बड़े भाई हैं जी। मैं सुखवंत जी को ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से जी जी कि अगर इनेलो का वोट बैंक है तो इससे पहले जब चुनाव हुए थे जी, अभी साल भर पहले जी, तो उस समय इनेलो का वोट बैंक इनेलो के साथ क्यों नहीं आया? मात्र 3145 वोट इनेलो को मिले थे, मात्र 2% वोट मिले थे, बीएसपी से भी कम वोट मिले थे, बहुजन समाज पार्टी को वोट मिले थे 3281 यानी 2.5% वोट, और उनको मिले थे इनेलो वालों को 3145 यानी 2% वोट। तो इनेलो का वोट पिछले दफा इनेलो के साथ नहीं रहा था, इस बार कैसे रहेगा? और दूसरा, सुखवंत जी जो हमारे बड़े भाई हैं, सुखवंत जी को तो ये पता होना चाहिए, इनेलो वाले हर आदमी को ये पता है कि इनका समय अब जा चुका है
और अब जो समय है वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का विकास का समय है। इनेलो ने जब अपने समय में काम किया तो बहुत इनका जो राज था ना वो एक, आज भी ना हरियाणा प्रदेश के लोग याद करते हैं खालिद जी, तो लोग बहुत एक डरावना सा सपना उनको आता है कि कैसे लूटपाट होती थी, कैसे भ्रष्टाचार का बोलबाला था, गुंडागर्दी थी, कंपनियों के सामने गड्ढे खुदवा देते थे, प्रॉफिट मांगे जाते थे। और किसानों पे आप देखिए, किसानों की बात इनेलो के हमारे साथी प्रवक्ता कर रहे हैं, लेकिन कंडेला कांड में कैसे किसानों पर गोली चलाई, उनको शहीद करा दिया, उनकी हत्या कराई, ये तो सब जानते हैं। तो इनेलो पार्टी विषय खालिद जी ये है कि इनेलो का आज इनेलो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और देखिए, मेरी उनको शुभकामनाएं हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनेलो कहीं भी मुकाबले में है। मुकाबला अगर है खालिद जी तो वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला है। आप चुनाव के बाद भी ये चीज देख लेना, 10 तारीख को हम दोबारा से आपके साथ डिबेट में बैठेंगे, हमारे बड़े भाई सुखवंत जी भी हमारे साथ रहेंगे, तो उस समय हम देख लेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला है। सुखवंत जी, विश्वास है जिस तरह से हमने मेहनत की है। सुखवंत जी, आपके वहां पे अस्तित्व के ही नकार रहे हैं, ये साफ कह रहे हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं है, आप तो है ही नहीं दौड़ में। देखो खालिद भाई, वो एक मुहावरा है हिंदी का कि ये मुंह और मसूर की दाल। जिन लोगों ने हरियाणा प्रदेश के किसी वर्ग को नहीं छोड़ा, सब पर गोलियां चलवाई, वो लोग गोली की बात करते हैं। वो लोग किसान की बात करते हैं जिन्होंने किसान के डेथ वारंट पर साइन कर दिए। वो लोग किसान की बात करते हैं जिनके राज में किसान के आत्महत्या करने की दर दुगनी क्या तिगनी हुई है। अब खालिद भाई, ये लोग एक भ्रम में हैं, इनको रियल स्थिति का ज्ञान होना चाहिए कि आज के दिन बड़ौदा का जो चुनाव है वो इनके पूंजीवाद के विरुद्ध, इनकी जो तानाशाही प्रवृत्ति है, जो इनकी लोगों को दुखी करने की जो प्रवृत्ति है, उसके विरुद्ध हर व्यक्ति उसके विरुद्ध एकजुट हो चुका है और इन लोगों का कहीं भी कोई नहीं है। अब क्या है, बड़ौदा का चुनाव सिर्फ दो पार्टियों के बीच में भी नहीं है। मैं एक मोटे तौर पे कहूं तो किसान अपने आप उठ खड़ा हुआ है और किसान ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया, अपनी होने वाली उसकी जो दुर्गति हो रही है उसको उसने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये साफ साफ संकेत हैं। जो जिस प्रकार से जो कहानी जागसी गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुई, वो सब ने देखा। किस प्रकार से डिप्टी सीएम जो है वो पुलिस की कई बसों के काफिले के साथ गांव में गए हैं, और वो हम सब ने देखा कि ये लोग सत्ता के नशे में होकर के और पुलिस फोर्सेस के साथ गांव में जा सकते, इसके अतिरिक्त नहीं जा सकते। अब ये लोग, ये भाई नेहरा साहब यहां पे बैठे बैठे कुछ भी कहें, इन लोगों का। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में, नेहरा साहब अगर पिछले चुनाव की बात करनी है और पिछले सारे आंकड़ों की बात करनी है तो चुनाव आयोग को भी नया इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए, पिछले आंकड़े मान लेने चाहिए। आप लोगों को यह पता होना चाहिए, जज्बा को, बीजेपी से तो खैर लोग पहले खार खाए बैठे हैं। जहां तक जज्बा की बात है, जज्बा का भी कोई साथी ये कहता है कि वो पिछली देखो जी, ठीक है। मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा कि दुष्प्रचार आप लोगों ने किया, उसकी वजह से चौधरी देवलाल के जो वोटर थे, जो उसकी विचारधाराओं के वोटर थे, वो निश्चित रूप से मति भ्रम होकर उनके साथ गए। लेकिन आज की स्थिति क्या है, एक साल के बाद की स्थिति क्या है खालिद भाई? ये चुनाव, बड़ौदा का जो चुनाव है, वो इस बात का परिचायक है कि एक साल के दौरान इन लोगों ने जिस प्रकार से जमुना पार करने की बात करते थे, इनको वापस गद्दी पर बैठा दिया। वो हरियाणा में एक कहावत है, एक व्यक्ति स्टेज पे गीत गा रहा था और वो बहुत भद्दे तरीके से गा रहा था, और एक दूसरा व्यक्ति लठ लेकर स्टेज के आसपास घूम रहा था। उस गाने वाले ने सोचा लठ मारेगा, उसने उसकी तरफ देखा तो जो लठ लिए हुए था ना, वो उस गाने वाले से बोला, भाई तू गाता रहे, मैं तो उसने ढूंढू जो तेने लेके आया। तो बीजेपी बहुत भद्दे शोर में गा रही है और उसको लाने जो लेकर के आए है ना, उसको लोग लठ लेके घूम रहे हैं। बीजेपी को तो लोगों ने पहले रिजेक्ट कर दिया था। और ये लोग बड़ी बड़ी कुछ भी बात करें, जेजेपी के, बीजेपी के, ये कहने को आप कितना ही थूक फेंक लें, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, वैसे तो बातों के वीर है बीजेपी वाले। सोमवीर आर्या जी से भी ले लेते हैं इस पे थोड़ा सा रिएक्शन। सोमवीर जी, चुनावी स्थिति क्या है वहां पर बड़ौदा में, और वहां के लोग क्या चाहते हैं? आप करीब से स्टडी किए होंगे। देखिए खालिद जी, बहुत डिस्कस हो चुकी है पॉइंट। बिल्कुल कांग्रेस का पहले जिस वक्त टिकट का वितरण हुआ उस वक्त अस्त-व्यस्त था, गुटबाजी थी। उसके बाद इनके जो कैंडिडेट थे इंदिराजू जी, उनको मान लिया गया और उनके खिलाफ एक दूसरे जो कैंडिडेट थे निर्दलीय, जो हुड्डा साहब के कैंडिडेट थे, वो उन्होंने उनके फेवर में उनको बैठा दिया और कुछ और लोग थे उनको उठाया। तो वो उससे कांग्रेस का एक बहुत अच्छा कैंपेन चला और कांग्रेस का काफी बढ़त हुई उस वक्त। और आपका सर्वे में भी ये चीज दिखाई थी कि उसका सर्व हुआ 8-10 दिन पहले। उसके बाद अब आज ही आप बीजेपी पे, कांग्रेस में चूंकि जो कैंडिडेट है उसकी ठप्पा लगा हुआ है शैलजा जी का, तो एक गुट है वो अपने आप में।
कांग्रेस के जो हुड्डा साहब हैं, इनकी राजनीति वहां से चलती है, अनडिवाइडेड और डिस्ट्रिक्ट में 12-13 एमएलए की सीट है, उन पे चलती है। तो ये इनका साख का विषय बन चुका है, बहुत गंभीर रूप से इन्होंने लिया है। तो ये एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं सीट निकालने के लिए। दूसरा, उनकी सीट ऑलरेडी थी तो वैसे भी इनका नैतिक कर्तव्य बनता। दूसरा बाजी अब बीजेपी में, बीजेपी का मैंने मापदंड पहले बता दिया। बीजेपी का जीतने का मापदंड है किसान का जो बिल है, इसके जो फायदे हैं, जैसा ये कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं उसको किसान तक कितना पहुंचा पाए। अब तो पाए ही कहेंगे, आज 3 हो गए, 3 बज गए, तो कितना पाए। दूसरा जो है, जेजेपी और बीजेपी के पिछली बार 70,000 वोट थे, जो 30,000 वोट जेजेपी के थे, वो वोट कितने ट्रांसफर बीजेपी के फेवर में करवा पाते हैं, ये एक इनका मापदंड है इसकी जीत का। इनेलो का जहां तक सवाल है, इनेलो का पिछली बार से बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। 8-10 दिन पहले कम था, आपका सर्वे में भी 8 से 6,000 दिखाए थे, बट उसके बाद उससे ऊपर जो है ना, वो एक उसका ग्राफ बढ़ा है थोड़ा। तो अब ये जो इनेलो है वो कहां से लगाती है, मोटे तौर से 1/3 जो वोट थे जेजेपी जो 1/3 वोट बनाने की कैपेसिटी में थी कि इनको ट्रांसफर 1/3 कर दे, तो इसका मतलब 10,000 वोट चले गए। जो 30,000 में से 10,000 जेजेपी के ट्रांसफर बीजेपी को हो गए, और बाकी 20 बच गए, वो या थोड़े बहुत अपने पास रहेगी, इनेलो के पिछले वाले इनेलो में वापस चले गए, या फिर कांग्रेस के पास। तो ये भी एक डिपेंड करता है कि वो जो बीजेपी के 10,000 वोट जो ट्रांसफर करवाने की पोजीशन है, उसमें से कितना इनेलो लेके आता है, और जो कांग्रेस को 20,000 ट्रांसफर उतना कितना, और कितना आपका बढ़ा पाता है। चलिए सोमवीर जी, अजय गुलिया जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। अजय जी, जिस तरह से सोमवीर जी ने बताया कि जो वोट है, वो आपका जो वोट है वो कहीं ना कहीं इनेलो की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और इसका फायदा इनेलो को मिलेगा। क्या आप अपने वोट बैंक को ट्रांसफर कराने में उतना सफल नहीं हो पा रहे हैं क्या, जितना होना चाहिए था? नहीं, देखिए, ये सोमवीर आर्या जी बहुत वरिष्ठ विश्लेषक हैं, उनका अपना आकलन हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे नेताओं ने चुनाव में प्रचार किया है, सभी ने एकजुट होकर के गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया, और जो पॉजिटिव फीडबैक, देखिए पॉजिटिव फीडबैक हमें मिला, उससे मैं मान के चलता हूं जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करेगा। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा सुखवंत भाई के लिए जी, ये जो बार बार कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होने चाहिए या रिजल्ट नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं कहता हूं कि हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है, लेकिन एक मेरे लिए बहुत ही सम्मानित नेता है और सारा हरियाणा उनका सम्मान करता है। वो एक बात कहते हैं, नगाड़ा एक खलक आवाज़े खुदा, कि जनता की आवाज जो होती है वो भगवान का पैगाम होता है, या भगवान का आदेश उसको आप मानिए जी। तो इनको तो कई बार ही दे चुके हैं, लेकिन ये माने नहीं। अब की बार बड़ौदा में मिलेगा, फिर मानेंगे शायद, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूं, ये मानने वाले फिर भी नहीं है, कहेंगे फिर भी बार बार। सुखवंत जी, नहीं, ने आपको कई बार खालिद भाई, दूसरी एक चीज मैं खालिद भाई एक सवाल मैं पूछूंगा। खालिद भाई जी बोलिए। देखिए, मैं ऑन रिकॉर्ड, मैंने आपको चर्चा के शुरुआत में एक बात कही थी खालिद भाई की फैक्ट्स पर फिगर्स पर बात होनी चाहिए जी। बिल्कुल। देखिए, एक टेकचंद्र पुत्र भीम सिंह जी, इनको 3 रुपए का चेक 22 तारीख तीसरे महीने 2013 के अंदर कांग्रेस ने दिया मुआवजे के तौर पे 3 रुपए का चेक। फिर सत्यनारायण पुत्र हरि सिंह 2 रुपए केवल का चेक सेम तारीख को दिया गया। मैं दोनों की फोटोकॉपी आपको दिखा देता हूं। एक विधवा बहन सोना, वाइफ ऑफ लेट श्री धर्मवीर जी, उनको 6 रुपए का चेक दिया गया कांग्रेस की तरफ से मुआवजे का। आज पैसों को लेकर के, रेट को लेकर के ये लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 2 रुपए, 3 रुपए और 6 रुपए के चेक को मुआवजे के रूप में पाकर के इन्होंने किसान का तो कोई भला नहीं हुआ जी। और आप क्या किसान हितैषी बनते हैं 2-2 रुपए के चेक बांट करके? आप लोगों को तो किसान के बारे में बोलने का भी,
कि हमने किसानों को मालामाल कर दिया, किसान की जो नुकसान की थी जो भरपाई वो हमने कर दी। 2 रुपए में किसी की भरपाई नहीं हो सकती। आपने किसान का उपास उड़ाने का काम किया था। चलिए ओम प्रकाश डबला जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। ओम प्रकाश जी, आप पर गंभीर आरोप है कि आप लोग अपने कार्यकाल के दौरान 2, 3 और 6 रुपए के चेक बांटते थे, फिर किसानों के हितैषी होने का कैसे दावा कर रहे हैं? खालिद जी, ये सिर्फ गुमराह करने की बात है। जब हमने बताया कांग्रेस के राज में हर किसान खुश था और पिछले 10 साल के राज में एक भी किसानों ने कहीं भी जाकर के धरना और प्रदर्शन नहीं किया कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा। और इनके 6 साल के राज में किसानों ने हर जगह कभी रेल रोकते हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं और कभी कुछ करते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसे ही किसान इनके राज में खुशहाल होते तो वो धरने और प्रदर्शन नहीं करते। और ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वो दिखा तो रहे हैं, पार्टी ही है। अजय गुलिया जी आपको दिखा रहे हैं जो आपके समय में चेक दिया गया था, वो दिखा रहे हैं कि 2 रुपए, 3 रुपए और 6 रुपए के चेक बांटे गए किसानों को। वो पहले समय था। नहीं, कहीं ना कहीं गलती तो रही ना किसानों को लेकर। आप लोगों ने भी कोई सही रणनीति नहीं है। 2013 का मामला, 2013 कहाँ रहे? 2013 खुश थे वो टाइम, उस टाइम हुए होंगे। वो तो फैक्ट के साथ आपको बता रहे हैं, साथ में हुए होंगे। उस समय कॉपी भी दिखा रहे हैं। मैं तो डिस्ट्रिक्ट बताना चाहता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट की तहसील बताऊंगा, तारीख बताऊंगा। जब किसी परिवार में चेक का नंबर बताऊंगा, चाहता हूँ कि उस अरे चेक का नंबर बताऊंगा आपको। मैं आपको बात तो मेरी आप बात सुन लीजिए ना। ये उस समय का जिक्र कर रहे होंगे। अगर किसी किसान का 1 एकड़ जमीन मान लीजिए किसी किसान के पास है और उसमें 100 हिस्सेदार हैं जी, अगर कोई मुआवजा मिलता है तो वो हिस्से से आएगा। उस समय अगर आ गया होगा तो क्या बात है। लेकिन सर 2 रुपया, हर बात 3 रुपया और 6 रुपया ये कोई चेक देने का कोई तरीका है? 2 रुपया, 3 रुपया, 6 रुपया। उस समय की कब की बात कर रहे हैं जी? 2013 की बात कर रहे हैं खालिद भाई। 14 से पहले की बात करिए, 2005 की बात करिए। अगर 100 हिस्सेदार भी हैं तो 2013 के अंदर मैं तो इनकी बात को बड़ी करता हूँ, मैं इनकी बात को बड़ी करता हूँ, मैं इनकी बात को सच मानता हूँ। ये होगा भाग। अगर 100 हिस्सेदार भी हैं, अगर 100 हिस्सेदार भी हैं, आ गया होगा आपकी उसमें। बात जब किसी का किला नाम नहीं होगा, 1 किले में क्या आएगा मुआवजा, आधा किले में क्या आएगा? उस समय का हिसाब लगाइए आप बात करते हैं छोटी उस बात को लेकर। क्या बात कर रहे हैं? किसी के 1 एकड़ से कम जमीन होगी। अरे आप बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। जब किसी के नाम नहीं होगा तो उसके नाम चेक कैसे बन सकता है? जब तक उसका नाम फर्ज में नहीं होगा तो उसके नाम चेक कैसे बन सकता है? पास मुआवजा आया हो, बताइए मेरे को। किसी के पास 1 एकड़ से कम होगी, आधा से भी कम होगा तो मैं आपको 1981 से लेकर के 2020 का प्रत्येक वर्ष का एमएसपी का डाटा आपको दे सकता हूं। 1981 से लेकर के 2020 तक का क्या एमएसपी सरकार की तरफ से तय किए गए, और उस बात के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है कि सरकार किसकी रही हो। चले बड़ौदा पे आ जाते हैं। बड़ौदा पे आ जाते हैं। आज उपचुनाव हो रहा है, उसके लिए वोटिंग हो रही है। सुखवंत जी आपके पास सीधे आते हैं और जिस तरह से जजपा ने कहा कि कई बार आपको संदेश मिल चुका है लेकिन फिर भी आप नहीं मान रहे हैं, आप कहीं एक तरह से अगर उनका आरोप देखें तो आप मुकाबले में नहीं है। खालिद भाई, पहली बात तो उनके पास क्या पैमाना है कि वो किसी को तय करें कि कौन मुकाबले में है, कौन मुकाबले में नहीं है। दूसरी बात, मैं उन्हीं की बात को सहमत हूं कि वो कह रहे हैं कि जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है। निश्चित रूप से गुलिया भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो आपने उसी जनता को, जनता की आवाज को, उसी भगवान को धोखा दिया। कहते हैं ना सुपन भाई, वो मेरे लिए भी सम्माननीय है। आपने जनता की आवाज को, जिसको भगवान आप कहते हो, उसको धोखा दिया भगवान को धोखा दिया। जिन लोगों के वोट बटोरे बीजेपी विरोध के, उस बीजेपी विरोधी वोटों को आपने बीजेपी की झोली में डाल दिया, यानी कि भगवान को धोखा देने वाले लोग हैं आप। दूसरी बात खालिद भाई, दूसरी बात किसको दिया जवाब? जनता ने जवाब किसको दिया? अरे आपने उस चुनाव के बाद क्या किया?
जनता को बैक आकर के उसको धोखा देके कहाँ चले गए? आपको नकारा कि नहीं नकारा? अरे उस अब की बात, आगे की बात करना। नकारा कि नहीं नकारा? वो धोखा कर चुके आप लोग। चुनाव के बाद चर्चा करेंगे। वो आप धोखा कर चुके लोग। चुनाव के बाद चर्चा करेंगे। बोलिया भाई, मैं आपकी बात पे कह रहा हूँ कि आपने जनता को धोखा दिया, मतलब भगवान को धोखा दिया। आप भगवान को भी नहीं बख्शते हो, इसका मतलब तो ये हुआ। दूसरी बात खालिद भाई, जो किसान की बात करते हैं, मैंने बार बार मैं कह रहा हूं, गुलिया भाई एक बार सुन ले आप, मैं नहीं आपको डिस्टर्ब किया। चलिए, उसके बाद आप सभी मेहमान अभी हमारे साथ बने रहें। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी बड़ौदा पर लगातार जो हमारा कवरेज है, मतदान पर महा कवरेज जारी है।